हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुभुज से संबंधित जो आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे दोस्तों मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से कवर कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिखाऊंगा कि यदि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनका सोल्यूशन किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से आप कक्षा 8 के गणित विषय जो तीसरा चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसे आप लोगों ने बिल्कुल सरल तरीके से खत्म कर लिया है, जिसमें दोस्तों आप लोगों ने उस चैप्टर में ये जाना था कि बहुभुज क्या होती है, बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, बहुभुज में कौन कौन से बहुभुज आते हैं, इनके कौन कौन से आकृतियां होती है, इन आकृतियों को हम पहचान कैसे करते हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने चतुर्भुज की समझ में भी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी हासिल किया था, जिसमें मतलब आप लोगों ने ये जाना था कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं, किसको कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होते हैं, इन सब के बारे में आपने बिल्कुल सरल तरीके से जानकारी हासिल दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से कर लिया था। अब दोस्तों आपके इसी चैप्टर से संबंधित आपके बहुभुज वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित दोस्तों मैं 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और ये जो 15 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों केवल आप लोगों के लिए ही नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी काफी दोस्तों यूजफुल होगी। इसलिए अगर आपके आस पड़ोस या आपके भाई बंधु जो भी अगर रेलवे या जनरल या एसएससी की अगर तैयारी करते होंगे तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। उन लोगों तक मेरा ये वीडियो दोस्तों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताया था कि बहुभुज क्या होती है और बहुभुज से संबंधित कुल जितने सारे कॉन्सेप्ट थे मैंने आप लोगों को दिया था, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। और वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अगर रहता है तो अभी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से बिना किसी झिकझिक के आप दोस्तों उसको कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं पहले नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हैं, आ रहा होगा। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों इसमें आपसे कहा जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी बहुभुज का बाएं कोण 45 डिग्री है तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि बाएं कोण किसको बोला जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एगो त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्त आप देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों कोण ये इस त्रिभुज के लिए क्या है, आंतरिक यानी कि अंतःकोण। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के दोस्तों अंत भाग में बन रहा है। और यहाँ पूछा है आपको कि बाएं कोण, तो बाएं कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो उसके दोस्तों बाएं भाग में बनने वाला जो कोण होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बाएं कोण। तो मान के चलते हम बीसी भुजा को बढ़ाए हैं डी बिंदु तक, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाएं भाग में जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, मान के चलते यहाँ कोण बनता है डी, ठीक है। तो जो यहाँ पर कोण बन रहा है डी, यही दोस्तों इस त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज के लिए बाएं कोण कहलाएगा। तो कहा है यदि किसी बहुभुज का, अब ये बोला नहीं कौन सा बहुभुज, समय के विषय में बस बोल रहे हैं आपसे कि यदि किसी बहुभुज का बाएं कोण 45 डिग्री है, मान के चलते हैं कि ये कितना है 45 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने एक सूत्र को दोस्तों आप लोगों को दिया था, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल सरलता पूर्वक। तो दोस्तों वो सूत्र होता है आपका n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। यानी इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या को बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका n का मान है वो होता है क्या, एक प्रकार के भुजाओं की संख्या, ठीक है। भुजाओं की क्या होती है, संख्या होती है। तो यहाँ पर बोला है बाएं कोण 45 डिग्री है, तो कहने का मतलब हमको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी भुजा पता नहीं है, हमको भुजा चाहिए। तो क्या करते हैं कि हम लोग भुजा निकालते हैं। तो दोस्त आपको पता होगा कि चाहे बहुभुज कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कौनो बहुभुज क्या ना होके उसके सभी बाएं कोणों के मापों का कुल योग 360 डिग्री के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कितना डिग्री बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था भले अंतःकोणों के मापों का कुल योग अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी बहुभुज के बाएं कोणों के सभी मापों का कुल योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसका, तो सम बहुभुज का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सम बहुभुज के बाएं कोण और अंतःकोण के प्रत्येक कोणों की माप समान ही होती है। तो जब दोस्तों इसका एक कोण 45 डिग्री है तो प्रत्येक बाएं कोण की माप कितनी होगी,
45 डिग्री होगी। और टोटल कोणवा कितना होता है इसका योग, तो दोस्तों होता है 360 डिग्री। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 360 डिग्री को 45 डिग्री से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे। तो दोस्तों भाग देकर क्या करेंगे हम लोग एन का मान निकालेंगे, यानी भुजाओं की संख्या हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कटाते हैं। जैसे कि मान चलते हैं दोस्तों कटा सकते हैं 5 9 45, इसको कटा दीजिए 5 7 35, एक इधर जाएगा तो हो जाएगा 0, 5 दूनी के 10 और 9 8 72। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर n बराबर, इसलिए n बराबर निकल कर आ गया 8, यानी कि यहाँ पर टोटल भुजाओं की संख्या आपकी कितनी है तो 8 है। अब क्या करते हैं सिंपल रूप से हम लोग यहाँ पर भुजा जो मैंने n बताया था ना कि यहाँ पर जो विकर्ण वाला जो सूत्र है उसमें जो n का मान आया वो होता है भुजाओं की संख्या। तो हम n पर क्या करते हैं इन भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, रखिए तो 8 है और 8 माइनस 3 अब बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं 8 में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा 5, अब बटा हो जाएगा दोस्तों 2, 8 को क्या करेंगे 2 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 2 चौके 8, 4 5 हो जाएगा 20। कहने का मतलब कि इस बहुभुज में टोटल जो विकर्ण होंगे वो कितने होंगे तो 20 होंगे। ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग आंसर इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफी शॉर्ट तरीके से आप लोग मैं बताने का प्रयास करूँ। आप लोग बोलते हैं ना सर लंबा लंबा लिखाते हैं बड़ा बड़ा बताते हैं, शॉर्ट बताइए। तो लीजिए आपके सामने शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है आप कितना शॉर्ट तरीके से निकाल सके कि मतलब कि ऐसे बहुभुजों का जो विकर्णों कुल संख्या होगी कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन और मिले तो आप लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर आपको देखा जा रहा होगा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है। दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि कोई भी अगर बहुभुज हो तो उनके सभी अंत कोणों के मापों का कुल योग हम दोस्तों एक सूत्र की सहायता से निकालते हैं, जिस सूत्र का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सूत्र पता है किसका है, किसी भी बहुभुज के अंत कोणों के मापों का कुल योग हम लोग इसी सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है वो किसके बराबर है बताइए 2160 डिग्री। मतलब हमको पता नहीं है कि जो बहुभुज वो कितने भुजाओं वाला है, लेकिन इतना पता है कि जितने भी भुजाओं वाला है उसके अंतःकोणों के मापों का कुल योग कितना है 2160 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग कितना होता है तो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं 2160 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट बस शॉर्ट से समझिएगा। तो सिंपली रूप से हो सकता है 0 को 0 से कटा दीजिए और यहाँ पर 9 से कटा दीजिए, 9 दूनी के 18 है, 9 से कटेगा तो 9 दूनी के हो जाएगा 18 और यहाँ पर निकल जाएगा 18 2 20 के 3 तो इधर चल जाएगा 6 तो 36 है, तो 9 चौके 36 है, ठीक है। तो कट जाएगा कितना बार में तो 24 बार में। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो 24 है वो 2 से कट जाएगा कितना बार में तो 12 बार में। तो कहने का मतलब कि n-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 12। तो इसलिए n का मान कितना निकल कर आ जाएगा 12 और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 12 2 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब है कि 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा 14, यानी कि बी नंबर। यानी कि बहुभुज के टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है तो 14 को, यानी 14 भुजाओं वाला क्या है यह एक बहुभुज है। तो इस प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भी खत्म हो चुका है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में। तो 3 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा तीनों प्रश्न में। देखिए तीनों प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है। देखिए दोस्तों नियमित कहने का मतलब सम, यानी कि सम बहुभुज अनियमित बहुभुज दोनों में डिफरेंट नहीं है, एक ही होता है, ठीक है। तो एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मान के चलते हैं यहाँ पर देखिए हमने एक यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज बनाया जो कि एक प्रकार का क्या होता है बहुभुज होता है। मान के चलते हैं ये जो त्रिभुज है वो एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का समबहुभुज ही होता है। हालांकि देखने में तो नहीं लग रहा है कि यह समबाहु है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या है बताइए, मानने में कुछ प्रॉब्लम है, इसको मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है और इसका एगो अंतःकोण की जो माप है वो कितना दिया है तो 135 डिग्री। तो दोनों भी कितना होगा 135 से 135 होगा, जबकि त्रिभुज के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो मान चलते दोस्तों इसका एक अंतःकोण की माप कितना है 135 डिग्री। तो हम क्या करते हैं बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो बाह्य कोण कैसे निकलेगा, इसका बाह्य कोण होगा तो इसका बाह्य हाई वाला कोणवा होगा, हाई वाला देख रहे हैं ना,
हाई वाला कोणवा होगा। तो ये कोण कैसे निकलेगा, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मान चलते हैं कि हाई बी है, हाई सी है, हाई डी है। तो सी डी एगो सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ए बी क्या है, एक रेखाखंड इस पर बी बिंदु पर आपतित है और आपतित होने के कारण इसके दोनों ओर बनने वाले आसन्न कोणों का जो योग है वो एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो रैखिक युग्म बनाने के कारण इनका जो टोटल मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो मान के चलते हैं कि इसका बाएं कोण कितना है, x डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x डिग्री प्लस 135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे, तो रैखिक युग्म से। तो x डिग्री यानी बाएं कोण का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री को हम लोग घटा देंगे तो 35 5 40 40 180 45 डिग्री निकल कर आएगा। इसलिए x डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका जो बाएं कोण है दोस्तों ये कितना है, 45 डिग्री। समझ रहे बात को ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री को 45 डिग्री से कटा देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। हमको पता चल गया कि इसका एगो जो बाह्य कोण है वो कितना है, तो एगो जो बाह्य कोण है वो है 45 डिग्री और टोटल बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी n का मान प्राप्त करने के लिए 360 डिग्री को 45 डिग्री से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो कैसे कटेगा, देखिए तो 5 9 45, 5 से घटा दीजिए, 5 7 35, इधर जाएगा तो 10, तो 5 दूनी के 10 और 9 8 72। यानी कहने का मतलब कि n का जो मान होगा वो कितना निकल कर आ गया, तो 8 निकल कर आ गया। यानी वो जो बहुभुज है वो कितना भुजा वाला है, तो 8 भुजा वाला है। ये दोस्तों मैं केवल आप लोग को समझाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। इस पर ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी मतलब विशेष नॉलेज मत इस पर रखिएगा। अब पूछा क्या चाहिए आप लोग से, तो दोस्तों आपसे पूछा है विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे विकर्ण, तो अभी बताया आप लोग को कि विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n माइनस 3 और बटा में होता है कितना, 2, यही होता है ना। तो यहाँ पर n का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, तो 8, ठीक है। 8 माइनस 3 अब बटा कितना हो जाएगा, 2। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 8 को 2 से कटा देंगे तो 2 चौके 8 है और फिर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 है। लिख देंगे 4 गुणे 5, 4 5 20। इसमें है कोई 20 ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ तो 20 दिया है यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। यानी दोस्तों इस बहुभुज में टोटल विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं, तो केवल 20, मतलब 20 ठो इसमें क्या हो सकते हैं, विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर बदल कर दे, मतलब यहाँ एंगल बदल देगा, अंतरकोण कुछ और कर दे, 45 डिग्री कर दे, 175 डिग्री कर दे, 200 डिग्री कर दे, कुछ और कर दे, तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों 4 नंबर आपसे कहा जा रहा है एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और एक साधारण द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या है, ठीक है। यही आपसे पूछा है। इन कहने का मतलब कि जो पहला आपका बहुभुज है उसमें टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए आपको पता है ना कि किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या को हम लोग n संकेत से क्या करते हैं दोस्तों, निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो पहला बहुभुज है वो हो जाएगा आपका n1, ठीक है। तो n1 में जो टोटल भुजाओं की संख्या कितना है, अष्टभुज यानी कि 8 हुए, तो लिख सकते हैं इसे 8 है। आता था जो दूसरा बहुभुज है वो कौन सा है, तो द्वादश भुज। द्वादश करने का मतलब कि 12 यानी 12 भुजा वाला। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग दूसरे बहुभुज की टोटल भुजाओं की संख्या को n2 मान लेते हैं और n2 का जो टोटल मान होगा वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 12, ठीक है दोस्तों। तो बोला कि प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये स्थिति कब संभव होगी, जब आपका वो बहुभुज सम बहुभुज होगा, तभी क्या हो सकती है, ये स्थिति संभव हो सकती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों को मापों का कुल योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर भुजा के संख्या से भाग देंगे। ये स्थिति कब होगी, जब हमको प्रत्येक आंतरिक कोण निकालनी होगी तब, क्योंकि देखिए टोटल आंतरिक कोणों का योग निकल जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री से। और जब टोटल निकल जाएगा तो प्रत्येक में कितना बटेगा, तो क्या करेंगे जितना भुजा वाला होगा उतना भुजा से क्या करेंगे, इसके टोटल में हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो अगर मान के चलते हैं ये कौन सा था, ये आपका दोस्तों अष्टभुज वाला था ना, तो
तो अष्टभुज वाला था तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से n1 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा n1। अब फिर क्या चीज बोला है यहाँ पर अनुपात बोला है ना, तो ये हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण का, तो अनुपात करने का मतलब कि बाटा यानी भागा, तो ऐसे लिख सकते हैं भागा बाटा ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए दूसरा का बहुभुज है तो लिख सकते हैं n2 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब बाटा में कितना हो जाएगा जितना भुजा वाला है तो लिख देंगे n2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से n1 कितना दिया है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब बाटा में हो जाएगा कितना 8, भागा है तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो n2 है वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो n2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा कितना 12। हाँ n2 का मान और रखे ध्यान से, n2 का मान रखे 12, नीचे n2 कितना है 12 तो लिखेंगे 12 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कट जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 180 कटा दीजिए दूसरे कितना बार कटेगा तो 90 बार में कट जाएगा 180। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 180 है ना, तो इसको भी कटा दीजिए कितना बार कट जाएगा तो 90 दूनी 180 कट सकता है, गुणा में है ना तो कट सकता है 90 दूनी कितना तो 180। तो 8 में से क्या कीजिए 2 को माइनस कीजिए कितना निकल कर आएगा तो 6 आ गुणा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो सकता है ऊपर में 3 बचा है ना, तो दोस्तों लिख सकते हैं 3 अब बटा में 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 और यहाँ पर क्या चाहिए 2 तो गुणा लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर दोस्तों कटते हैं तो कटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 6 कटेगा 2 तिहाई 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब कुछ कटेगा बताइए, कटेगा नहीं कटेगा ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 के 9, ठीक है। अब फिर दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9 अब बाटा में क्या केवल 10 बचा है ना, तो लिख देंगे 9 बटा 10, कहने का मतलब कि 9 अनुपात 10 दिया इसमें 9 अनुपात 10। तो दोस्तों 9 अनुपात 10 होगा, तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 अनुपात 10। बस इसी तरीके से कटाना है, आपको दिखाना ना है, शो नहीं करना है कि हम इस तरीके से बनाए। बस आपको क्वेश्चन दिया है, आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है, जितना कम समय होके उतना दोस्तों उसमें सिलेक्ट आपको कर देना है। इतना फास्ट करना है कि अगला जो बच्चा है उसको क्वेश्चन देखते देखते आपका आंसर दोस्तों आपको पता चल जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न वो कहा रहा है आपसे 5 नंबर में, एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, यानी इसमें भुजाओं की संख्या पूछा है। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा समझिए कि इसको कैसे बना सकते हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ इसे मिटा देता हूँ। तो दोस्तों क्या बोला है यहाँ पर आपसे, यही ना बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको पता है कितना है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक भुजा मान चलते हैं हम लोग भुजा मान लेते हैं यहाँ पर ए, तो ए की कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और इसका टोटल परिमाप दिया है आपको, परिमाप टोटल जो परिमाप है वो कितना दिया है आपको यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर टोटल परिमाप को दिया है, और आपको बताना है कि इस बहुभुज में टोटल कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, और आपका माइंडेड ट्रिक बता दूंगा कि एक से बढ़कर एक नया ट्रिक आपके माइंड में पैदा होगा, ठीक है, पैदा होगा, रटना नहीं पड़ेगा, पैदा होगा माइंड में एक से बढ़कर एक। तो कैसे तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बताइए तो। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा। कभी आप लोगों ने विचार किया है कि यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है वो 4 गुणे भुजा ही की होता है। चलिए मानिए ना भुजा यहाँ पर भुजा उसका दिया था, भुजा यहाँ पर है, ये 4 की होता है, कभी विचार किए हैं आप लोग इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 क्यों दिया है, सिंपल सी बात है, 4 इसलिए दिया है क्योंकि जो वर्ग है आपका वो 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 4 है वो क्या कर रहा है, भुजाओं की संख्या को निरूपित कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि भुजाओं की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, n से निरूपित करते हैं, बहुभुज में n से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इससे ये पता चलता है कि टोटल भुजा कितना है। तो वर्ग में टोटल भुजा कितना होता है, तो 4 गो, तो हो सकता है कितना, तो n। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चाहिए, भुजा। तो भुजा कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भुजा की माप है वो कितना है, मतलब एक भुजा की माप, यानी भुजा कितना माने a ना,
n गुणा a। तो एक भुजा की माप कितनी है? तो दोस्तों एक भुजा की जो माप होगी उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जितना भुजा होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन वेट, ये स्थिति कब संभव है? जब कोई आपका बहुभुज एक सम बहुभुज होगा तब यह स्थिति दोस्तों संभव है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुभुज ऐसा मिले जिनकी जो भुजा है वो अलग अलग माप यानी एक विषम बहुभुज को प्रदर्शित करता है। तो विषम बहुभुज के लिए बिल्कुल भी ये सत्य नहीं है। ये टोटल का टोटल जो दोस्तों नियम है वो किसके लिए सत्य है? तो सम बहुभुज के लिए। क्यों? क्योंकि 10 को भुजाओ, 4 को भुजाओ, 5 को भुजाओ, 8 को या 80 को या 80,000 को भुजाओ, सबके माप कितना होगा? समान होगा। काहे से कि वो सम बहुभुज है। और सम बहुभुज आपसे मतलब बार बार बोलता है कि हमारी सभी भुजाएं और हमारे अंतभाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप समान होती है। आपको पता है ना? तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा 4 गुणे भुजा। अगर इसका भुजा की माप अगर अलग अलग होती तो नहीं लिख सकते थे 4 गुणे भुजा। ठीक उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि भुजाओं की संख्या कितना है? आपको यहाँ पर n दिया है, ठीक है। एक भुजा की माप आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। और साथ ही वर्ग का परिमाप, तो परिमाप छोड़िए ना, हमको पता नहीं कौन सा बहुभुज है, वर्ग किसे बोल सकते हैं? बस यहाँ पर ये पता कीजिए कि परिमाप कितना है। तो परिमाप देख सकते हैं, परिमाप कितना है? तो 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब कुछ धस रहा होगा मैडम में, धस रहा है ना? तो 12.5 सेंटीमीटर। सिंपल क्या करेंगे, इधर गुणा में इधर ले जाकर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर बटा में कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू n, यानी भुजाओं की संख्या को निरूपित कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, यानी सिंपली रूप से हो सकता है 125 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कटा दीजिए ना भाई, 125 बटा में कितना हो जाएगा? 25 बराबर n, यानी 25 5 125, इसलिए n का मान निकल कर आ गया 5। कह सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर टोटल भुजाओं की संख्या है इस बहुभुज में वो कितना है? तो 5 है, ठीक है। 5 का इसमें आंसर दे रहा है भाई, तो 5 दे रहा है। कौन सा था? 5 का ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस तरीके से निकालिए, तड़ाक तड़ाक क्या कीजिए आप दोस्तों, किसी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग दोस्तों उसको सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप लोग क्या कीजिए, इतना दोस्तों आप मतलब फास्ट हो जाइए, इतना दोस्तों आप मतलब उसमें एक्टिवेट हो जाइए कि अगला को देखने वालों को सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये बना रहा है, कितना फास्ट बना रहा है। समझ रहे ना? अब हम क्या करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा मिले आप लोगों को तो दोस्तों हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 अपने आप में क्या है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इन 15 क्वेश्चनों का बढ़िया से दोस्तों समझ लेते हैं तो इससे संबंधित अगर बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उनका सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर, यहाँ पर दिया जा रहा होगा 6 नंबर। तो 6 नंबर आपसे कहा जा रहा है विकर्णों की संख्या n भुजा वाले बहुभुज के परिमाप के बराबर है। विकर्णों की जो संख्या है वो n भुजा। अब देखिए यहाँ पर भुजा जो है पता नहीं है कितना भुजा है, मतलब जो बहुभुज यहाँ पर लिया है उसमें भुजाओं की टोटल संख्या हमको पता है नहीं है। बस कि क्या बोल रहा है आपसे कि n भुजा वाले बहुभुज के परिमाप के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर लंबी हो तो n कितना होगा? सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर आपसे यही ना कर रहा है कि विकर्णों की संख्या n भुजा वाले बहुभुज के परिमाप के बराबर है, n भुजा वाले परिमाप के बराबर। तो देखिए दोस्तों, तो मान के चलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बहुभुज का परिमाप। तो बहुभुज का परिमाप किसे निकलेगा? जब वो बहुभुज सम बहुभुज हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपली से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे भैया कैसे? तो भुजाओं की संख्या यानी कि n, भुजाओं की संख्या यानी कि n गुणा एक भुजा की माप, एक भुजा की माप यानी कि भुजा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि n को हम लोग क्या कर सकते हैं, n लिख सकते हैं ना। गुना एक भुजा की माप दिया है, कितना दिया है भाई? एक भुजा की माप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक भुजा यानी एक कोनो भुजा कितना दिया है? तो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। पता चल गया इसका परिमाप। तो जो इसका परिमाप है वो बराबर है, बराबर किसके बराबर है भाई? तो बराबर है, देखिए यहाँ पर विकर्णों की संख्या क्या, जितना इस बहुभुज में विकर्ण बनेंगे ना उतने टोटल विकर्णों की संख्या क्या है, इसका परिमाप बराबर है। तो हमको पता है कि इस बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या कितनी है, नहीं है ना, लेकिन इतना पता है कि किसी बहुभुज में हम टोटल विकर्णों की संख्या कितना निकाल सकते हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है पता है ना, n × n - 3 बटा में 2। भैया अब आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ
पर ध्यान से बराबर हो चुका है इस बहुभुज का परिमाप किसके, तो विकर्णों की संख्या के। ठीक है, इस तरीके से ये हो चुका। अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, भाई कटा दे इधर। बोलिए कोई सस्पेंशन माइंड में, कोई भी सस्पेंशन माइंड में नहीं होना चाहिए। एन इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, क्या हो सकता है एन माइनस 3 इक्वल टू 2 दूनी के 4। ठीक है दोस्तों, इसलिए एन बराबर हो सकता है 4 माइनस 3 उधर गया तो क्या बचेगा प्लस 3, 4 3 7, यानी कि इसमें टोटल विकल्प कितने आएंगे 7। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करते हैं, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, जब आधार को यथावत रखते हुए एक कोने से एक वर्ग को धक्का दिया जाता है तो कौन सा बहुभुज बनता है। यानी कि यहाँ पर मान के चलते हैं कोई एक वर्ग है, ठीक है। अब बोला है आधार को यथावत, यथावत मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना, उसको सही से रखते हुए, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना। अब बोला है कि अगर धक्का दिया जाए, धक्का दिया जाए किसी कोने से, अगर धक्का दिया जाए तो कौन सा बहुभुज बनता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो वर्ग की भुजाएं होती है चारों की चारों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और साथ ही इनका प्रत्येक जो अंतःकोणों की माप होती है वो 90 डिग्री होती है। आज जब कोनो कोना से अगर धक्का दीजिएगा ना, धक्का दीजिएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, मान चलते हैं चारों भुजा क्या है आपस में बराबर है और ए बी को यथावत रखना है, सही से रखना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका जो एंगल है 90 डिग्री वो झुक गया कि ना। अब ये 90 कोनो बनेगा, ये कोनो 90 बनेगा, कौन 90 बनेगा, नहीं बन सकता है। यानी दोस्तों इसका एंगल क्या होगा, समकोण से चेंज हो जाएगा। जब समकोण से चेंज हो जाएगा ना तो यहाँ पर दोस्तों जो इनके सम्मुख एंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आपको पता है कि यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब कोई आपका बहुभुज एक प्रकार का समचतुर्भुज होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ग के आधार को यथावत रख कर किसी एक कोने से धक्का दिया जाए तो उसके बाद जो इसकी आकृति का निर्माण होगा वो आकृति एक प्रकार का समचतुर्भुज कहलाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज यही बोलता है कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और उनके समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनके जो समूह कोण होंगे वो आपस में समकोण ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन वर्ग में फिक्स है कि समकोण होंगे ही तो होंगे ही। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें जो समचतुर्भुज है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न से कहा जा रहा है किसी एन भुजा वाले बहुभुज में हम शीर्षों को मिलाकर कितने परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बना सकते हैं। अनाच्छादित कहने का मतलब कि उस त्रिभुज को कोई दूसरा त्रिभुज ढके ना, समझ रहे ना, उस त्रिभुज को कोई दूसरा त्रिभुज बिल्कुल भी ना ढके। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनाच्छादित, बिना आच्छादित हुए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। हमको पता नहीं है कितना भुजा वाला, बस बोल रहे हैं आपसे कि एन भुजा वाले बहुभुज में हम शीर्षों को मिलाकर कितने परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रकार का बहुभुज है ना, कौन सा, तो वर्ग। तो इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं अनाच्छादित, कौन कितने बन सकते हैं, तो मात्र केवल 2 गो। देखिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक विकल्प खींच सकते हैं, कोई भी 2 होता है ना, तो एक विकल्प खींचेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, एक बन रहा है बी सी डी, और ये दोनों क्या है अनाच्छादित है, इसको कोई ढक नहीं रहा है। अगर एक और खींच दीजिएगा ना तो ये आच्छादित हो गया। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी डी को ए बी सी क्या कर रहा है, ढक रहा है, यानी हाथना क्या कर रहा है, उसको आच्छादित कर दे रहा है। ठीक है, तो एक विकर्ण से क्या हो रहा है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। कब, जब हमने एक विकर्ण यहाँ पर ड्रॉ किया तब। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एन भुजा वाले बहुभुज में हम शीर्षों को मिलाकर कितने परस्पर अनाच्छादित त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। n-1 है ना, n-1, तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होती है, n बराबर 4। तो 4 को 1 में से घटाइए, कितना बचेगा, 3, यानी कि त्रिभुज को निकलेगा 3, जबकि बनेगा को, इसको को बन रहा है त्रिभुज 2 गो, आ रहा है को 3 गो। ऑप्शन 1 गलत है, रॉन्ग है, इसको नहीं लेंगे, हटा देंगे। अगला कौन है, n-2, इसमें रखिए 4, n का मान कितना है 4 ना, तो रखेंगे 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, यानी कितना बना त्रिभुज, इसमें 2 गो, आ रहा है कितना 2 गो। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर n-2 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और ये जो दोस्तों आपका n-2 जो सूत्र है वो सभी बहुभुज पर लागू होगा, चाहे
चाहे वो बहुभुज आपका कितना भी भुजा वाला क्यों ना हो। सपोज डेट मान चलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज को, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 3 ठो। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 3 लिखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 3 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1, यानी कि केवल एक त्रिभुज बन सकता है। अगर हम मान चलते हैं 5 भुजा वाले ले रहे पंचभुज को, तो भुजा की संख्या आएगी 5, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। आप लोग करके देख लीजिएगा, अनाच्छादित जो त्रिभुज निकलेंगे वो निकलेंगे 3 को निकलेंगे, 3 से ज्यादा बिल्कुल भी निकल नहीं सकता। और इस चीज को मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से अपने पिछले वीडियो मैडम से बिल्कुल सरल तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, 9 नंबर में। तो 9 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, आप लोग इसको देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न हमसे कहा जा रहा है, निम्न में से कौन एक बहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता है। बहिष्कोण का नहीं मतलब कि बाह्य कोण। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हम बहिष्कोण की पहचान तभी कर सकते हैं जब किसी बहुभुज के संपूर्ण बाह्य कोणों के योग को हम उस बहिष्कोण से पूर्णतः परिपूर्ण रूप से भाग दे दें। ना समझे, समझाते हैं अभी हमने ये कहा कि हम किसी बहुभुज का बहिष्कोण तभी बोल सकते हैं जब उस बहिष्कोण से उस बहुभुज के संपूर्ण बाह्य कोणों के योग से भाग देंगे, और भाग देने के बाद इनका जो दोस्तों आंसर है, भागफल है, वो पूरा पूरा कट जाए, मतलब पूर्ण रूप में प्राप्त हो, तभी हम बोलेंगे कि उस बहुभुज का ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। अन्यथा बोलेंगे कि वो बिल्कुल भी बहिष्कोण नहीं है। तो आपको पता है कि किसी भी बहुभुज का बहिष्कोणों के मापों का कुल योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखिए 4 को आपको दे रहा है ऑप्शन में, 4 को बहिष्कोण। तो पारापारी क्या करते हैं, एक एक बहिष्कोण से हम कटाते हैं। अगर जिस बहिष्कोण से कट जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यह इस बहुभुज का बहिष्कोण है, और जिस बहिष्कोण से नहीं कटेगा उसको बोलेंगे कि इस बहुभुज का वो बहिष्कोण नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 22 डिग्री देख सकते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 22 डिग्री। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से 6 व 3 9, ठीक है, 6 व 3 9, 3 से कट जाएगा, 2 व 2 4, ये बिल्कुल भी 3 से नहीं कटेगा। मतलब अरे ऐसा ही कटाइए ना भाई, छोड़ा ना, उतना का दिमाग लगे जाए के बाद 2 से कटा हुआ, देखो 11 दूनी 22 हाई 180 डिग्री। कहने का मतलब कि 180 डिग्री, अब बाटा में कितना आ गया, यहाँ पर 11। कब कटेगा जिंदगी में, 11 डिग्री कटेगा जिंदगी में, कटाई देता नहीं। 180 डिग्री को अगर 11 डिग्री से कटाएंगे तो कट तो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप में इसका जो कोण है प्राप्त नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना दिया, 36 डिग्री ना, तो कटाइए तो 360 डिग्री और बटा में 36 डिग्री। देखिए 36 दाम में कट जा रहा है, पूरा पूरा होगा ना। बताइए जो 36 डिग्री होगा वो दोस्तों होगा ना इस बहुभुज का बाह्य कोण, तो इसलिए बोल सकते हैं 36 डिग्री होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला कौन है, 45 डिग्री। कटाइए तो 45 डिग्री से 360 डिग्री को कटाइए तो कट सकता है। देखिए यहाँ पर कट सकता है, 9 5 45 और 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा 40, फिर पानी 8 40, तो निकल कर आ जाएगा 8, कट जा रहा है। यहाँ पर फिर देखिएगा दोस्तों कौन है 30, तो 30 कट जाएगा, 360 डिग्री अब बाटा में कितना हो जाएगा 30, तो कटा देंगे 0 0 खत्म, तो बढ़ती है 36, ये भी कट जा रहा है, तीनों कट जा रहा है, पूर्ण कट जा रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि तीनों इस बहुभुज का बाह्य कोण हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका 22 डिग्री ये बिल्कुल भी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैंने अभी जो बोला ना कि इस बहुभुज का तीनों बाह्य कोण हो सकता है, तो दोस्तों जब आपका समबहुभुज रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तीनों में से कोई एक ही ना होगा। और जब आपका समबहुभुज नहीं होगा, विषम बहुभुज होगा, तो तीनों हो सकता है, क्योंकि विषम बहुभुज के बाह्य कोणों की माप अलग अलग होती है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 10 नंबर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों 10 नंबर आपके सामने दिया जा रहा है, एक समबहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो मैं इसे मिटाकर आपको समझाता हूं, तब तक आप इसको दोस्तों देखिए कि कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है 10 नंबर में कि एक समबहुभुज का भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगना है, ठीक है। तो मान लेते दोस्तों कि जो भीतरी कोण है, भीतरी कोण को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण, वो कितना है x डिग्री, ठीक है। तथा मान लेते हैं कि जो इसका बाह्य कोण है वो कितना है y डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगना है, तो बाह्य कोण का दुगना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं x डिग्री बराबर 2y डिग्री। क्या समझा आप लोगों ने ये समझा कि जो भीतरी कोण है वो बाह्य कोण की कितनी है, दोगुना है। तो यहाँ पर जो x डिग्री के माने वो कितना निकल कर आ गया दोस्तों, तो 2y डिग्री। तो लिख सकता है ऐसे दोस्तों, भीतरी कोण आप प्लस कितना हो जाएगा बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए देखिए मान चलते हैं यहाँ पर हमने
ये मान चलते ये दोस्तों क्या है, भीतरी कोण है, आई क्या चीज है, बाएं कोण है। तो इन दोनों कोणों का टोटल योग कितना होगा, 180 डिग्री। रैखिक युग्म से होगा ना, तो इसलिए लिख सकते हैं भीतरी कोण प्लस बाएं कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। भीतरी कोण कितना है यहाँ पर, x डिग्री, तो लिख सकते हैं x डिग्री प्लस बाएं कोण कितना है, तो बाएं कोण है दोस्तों y डिग्री, तो लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। अब देख सकते हैं x डिग्री के मान किसके बराबर है, 2y डिग्री के बराबर है, तो लिख सकते हैं 2y डिग्री या प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2y डिग्री और y डिग्री जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 180 को 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए y डिग्री बराबर 3 × 18, यानी कि y डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर बोला है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर y डिग्री का चाहिए आपका, तो y डिग्री दोस्तों आपका बाएं कोण है ना, बाएं कोण, यानी यहाँ आपका अगर दोस्तों x डिग्री है तो हाँ आपका y डिग्री है, और y डिग्री कितना निकल कर आया है, तो 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली रूप से क्या करेंगे, 360 डिग्री में 60 डिग्री से भाग दे देंगे। पता है दोस्तों क्यों, क्योंकि बहुभुज के सभी बाएं कोणों के मापों का टोटल योग कितना होता है, 360 डिग्री। और जो बहुभुज है आपका वो एक प्रकार का चीज है, समबाहुभुज है, इसलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके एक बाएं कोण से इसके संपूर्ण बाएं कोणों के योग में हम लोग भाग देकर इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो निकल कर आएगा कितना, 0 से 0 खत्म, 6 6 के 36, यानी कि 6। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इनका सोल्यूशन ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था। बस इसमें केवल समझने की इसमें कोशिश करना है, उसके बाद दोस्तों आप इसका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए तो 11 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है आपसे, 11 नंबर प्रश्न में आपके सामने दोस्तों दिया जा रहा है, देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अंतःकोणों के मापों का कुल योग कितना होता है, n-2 × 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो अष्टभुज कहने का मतलब कि इसमें टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, ये 8 हो, क्योंकि बहुभुज कौन सा है, अष्टभुज। तो यहाँ पर n का जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, तो लिख सकते हैं 8 - 2 और 180 डिग्री। तो 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 × 180 डिग्री। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो 18 से कितना हो जाएगा, 45 48 के 8 80 लगा 4 6 कम 6 6 4 10 108, यानी 180 डिग्री। तो ये निकल कर आ गया उस बहुभुज के टोटल अंतःकोणों के मापों का कुल योग। अब पूछा क्या चाहिए आपसे, प्रत्येक अंतःकोण की माप, तो बता सकते हैं कि कितना होगा। दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि इसके संपूर्ण अंतःकोणों के मापों के योग में हम लोग भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो जो भुजा है वो कितना है, n बराबर 8 है, अष्टभुज है ना, तो n बराबर 8 है। तो क्या करेंगे, 8 से भाग आराम से यहाँ पर हम लोग दे देंगे। तो जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 से कटता है, तो इसको दोस्तों कटा दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से 8 से कटाते हैं, 8 कम हो जाएगा 8, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 28 है, तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 3 के 24, तो 8 3 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 24 24 4 28, 4 उधर जाएगा तो 8 5 40, यानी 135 डिग्री। कितना निकल कर आएगा, 135 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोणों की माप 135 डिग्री होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही तरीके से खत्म हो चुका है, जिसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका दोस्तों, तो 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तदनुसार उन बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको 2 ठो समबाहुभुज दिया जा रहा है, जिसमें से दोस्तों आपको उसका अनुपात इसमें दिया है। तो कितना इनका दोनों जो समबाहुभुज है उनके टोटल भुजाओं का जो अनुपात वो कितना है, तो 5:6 है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि पहला समबाहुभुज के टोटल भुजाओं की संख्या जो है वो n1 है, क्योंकि n होता है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब भाई जी, n का मतलब क्या होता है कि किसी बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज को वो है 2 को ना, कैसा समबाहुभुज। तो जब समबाहुभुज 2 को है तो मान लेते हैं कि यह पहला समबाहुभुज के टोटल भुजाओं की संख्या को निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम n1 बराबर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 5x, बताते हैं क्यों। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन है, समबाहुभुज। तो दूसरा समबाहुभुज के लिए लिख सकते हैं n2, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 है ना, तो लिख सकते हैं 6x। दोस्तों यहाँ पर अनुपात दिया है, दोनों बहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है कितना, तो 5:6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये 5:6 है तो क्या इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 5x/6x, यानी कोई ना कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड काटा होगा तब ना 5/6
आया होगा बताइए। यानी अगर इसको कटा देंगे तो 5 और 5 6 आ जाएगा। सिंपल से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान चलते हैं यहाँ पर 9 ले ले और यहाँ पर हम दोस्तों मान चलते 15 ले ले, तो कैसे लिख सकते हैं? 3 के 9 और 3 5 15, तो 3/5। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कटा है? तो 3। देखिए गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 3 के 9 और 3 5 15, यानी 3 3 कटा है। लेकिन हमको पता नहीं है कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, इसीलिए हमने यहाँ पर x मान लिया है और मान लिया है कि दोनों समभुजों के भुजाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 5x और 6x के अनुपात में है। समझ चुके होंगे, समझदार हैं। आगे देखिएगा, और उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण को देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी सीखें कि सबसे पहले क्या करेंगे कि उस बहुभुज के टोटल आंतरिक कोणों का कुल योग निकाल लेंगे। तो उसको कैसे निकालते हैं? n-2 × 180 डिग्री से निकालते हैं ना। ठीक है, ये सभी बहुभुजों के लिए लागू होगा, लेकिन यहाँ पर जो हम n लिख रहे हैं ना, यह केवल सम बहुभुज के लिए ही लागू होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि उस सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप निकल जाएगी। कैसे? तो इसके सभी अंतःकोणों के मापों के कुल योग में अगर हम उसकी भुजाओं की संख्या से भाग दे दें तो दोस्तों हमें प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर है को 2 को ना, तो लिख सकते हैं ऐसे। देखिए अनुपात बोला है तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए इस पर कैसे लिख सकते हैं? n1 - 2 × 180 डिग्री बटा में हो जाएगा n1। अनुपात को लिख सकते हैं हम लोग भागा। बताइए बाटा में नहीं डाल रहे हैं तो खराब लगेगा बहुत, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं झटका कौन है, तो लिख सकते हैं n2 - 2 × 180 डिग्री। अब बटा कितना हो जाएगा? तो n2। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। और इनके कोणों का अनुपात कितना है भाई? बराबर में देखिए तो 24/25। 24/25 ये क्या चीज है? आंतरिक कोणों का अनुपात, क्योंकि क्या निकल रहे हैं? आंतरिक कोण ही निकल रहे हैं। और अनुपात का मतलब होता है बाटा। बाटा यानी हमने यहाँ पर लिख दिए भागा। ठीक है, तो 24/25। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, n1 कितना है? 5x, तो लिख सकते हैं 5x - 2 × 180 डिग्री। अब बाटा में n1 कितना हो गया? तो 5x, भागा है तो गुणा कर दीजिए, n2 है तो ऊपर चला जाएगा, n2 का मान दिया है 6x, तो लिखेंगे यहाँ पर 6x, n2 है तो यहाँ पर 6x, लिख सकते हैं 6x - 2 × 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 24/25। बताइए इतना तड़क तड़क करना है आप लोग को, इसमें बिल्कुल दोस्तों सोचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कटाना है तो कटा दीजिए, देखिए तो कटेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हाई 100 तड़ाके तड़ाक कटा दीजिए फटफट, क्योंकि गुणा में ना हाई x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिए? 180 को 6 से कटा दीजिए, 6 × 18 कितना बार कट जाएगा? तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा 30 बार में। तो ये आपका कट चुका 30 बार में हो गया। अब आगे देखिए कौन कटेगा? यहाँ पर 5 से कटाइए, तो 5 3 आई, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 5 6 30, यानी 36 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और कुछ कटने वाला है तो इसको कटा दीजिए। देखिए 30 है ना, नीचे 30 है, तो दोस्तों नीचे 30 है तो कटा देंगे 5×25। समझते रहिएगा कुछ किस कटा रहे हैं, बड़ा शॉर्ट बोलते हैं ना। तो देखिए शॉर्ट पढ़ा रहे हैं हम। देखिए 25 को कटा रहे हैं 5 से, 5×25 है, अब 5 6 30 है। 5 से कट गया तो इधर बचा 6, इधर हो गया 5। हेने बाद यहाँ पर दोस्तों 5 कट चुका है ऑलरेडी, कटा दीजिए। 36 ऊपर है, 6 नीचे है, 6 6 36, खत्म कहानी हो जाएगा ना। 6 चौके 24 कट जाएगा। देखिए कट सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग सिंपल रूप से लिख सकते हैं। यहाँ पर 5x - 2 गुणा है तो कोष्ठ घेर लेते हैं और गुणा में लिख सकते हैं। देखिए ऊपर कुछ बचा है, ऊपर कुछ बचा है भाई? नहीं बचा है, तो लिख सकते हैं 1/6x - 2 बराबर में कितना है? तो 4/5। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5x - 2 बटा में 6x - 2 बराबर 4 में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5। तो फिर क्या कर सकते हैं? त्रिज्या तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 5x - 2 = 4 × 6x - हो जाएगा 2। आगे हो सकता है ना दिखे तो इधर दोस्तों देखिएगा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 5×25x और फिर माइनस में 5 दूनी के 10 = हो जाएगा 6 चौके 24x। तो लिख सकते हैं 24x - 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8। 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तुरंत भर में 25x। 24x इधर ट्रांसफर कीजिए, हो जाएगा -24x। ठीक है, इधर -8 -10 उधर ट्रांसफर करेंगे +10 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25x में 24x खत्म तो कितना बचेगा? x और 10 -8 है तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ? x बराबर, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये क्या था आपका? देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या था ना, यहाँ पर x है। तो सबसे पहले देखिए n1 क्या है?
पहला समभुज के कुल भुजाओं की संख्या है, In2 क्या है तो दूसरे समभुज के कुल भुजाओं की संख्या है। तो निकाल सकते हैं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, A1 बराबर 5x है तो x के मान दिया है 2, तो लिख सकते हैं 5 दूनी के 10। N2 कितना दिया है भाई तो 6x, तो लिख सकते हैं 6, x के मान आया है कितना, x के मान कितना है 2, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 भैया, 10 12 10 12। जल्दी देखिए इसमें 10 12 कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पता चल चुका है कि इनके बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या है वो कितना है दोस्तों, पहला समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है 10 और दूसरा का समबहुभुज की भुजाओं की टोटल संख्या है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आप लोगों को तो आप उसका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। हालांकि जो 8 क्लास के बच्चे हैं उनको 8 क्लास में ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक क्या कीजिए इसे उतार लीजिए। किसी समबहुभुज के बाएं तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि कोई भी मतलब अब कैसा भी आपका बहुभुज होगा तो उसका अंतःकोण बाएं कोण इसी रूप में होगा। देखिए ध्यान से, हाई हो जाएगा दोस्तों उसका अंतःकोण, हाई उसका हो जाएगा बाएं कोण, या बोल सकते हैं कि हाई हो जाएगा उसका अंतःकोण, हाई हो जाएगा उसका बाएं कोण। समझ रहे बात को ना, ऐसे देखिए मान के चलते दोस्तों यहाँ पर हम एक यहाँ पर एक मतलब आकृति बनाते हैं बहुभुज का। ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों आपका अंतःकोण है, तो एजा क्या होगा, हेजा आपका बाएं कोण ना होगा, देख सकते हैं बाएं कोण हो जाएगा और ये आपका अंतःकोण हो जाएगा। तो बोला है इसमें कि बाएं तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, यानी कि 1:4 के अनुपात में क्या है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको ऐसे ही मान लेंगे, मान के चलते हैं कि इनका जो अनुपात है वो कैसा है, यानी कि x और 4x के अनुपात में है, x तथा 4x के अनुपात में है। और जब हम लोग इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे 1 और 4 को, तो इनका टोटल योगवा कितना निकल कर आएगा तो 180 डिग्री। और बोलिएगा काहे से भैया, रैखिक युग्म, सही सरल रेखा है, इसके ऊपर एक रेखाखंड या किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, तो दोनों आसमान कोणों का जो युग्म होगा वो रैखिक युग्म बनाएगा, और रैखिक युग्म बनाने के कारण इनका जो योग होगा 180 डिग्री निकल कर आएगा। तो आगे समझदार है, लिख सकते हैं दोनों कोणों को जोड़ के, और दोनों कोणों को माने क्या चाहिए तो x तथा 4x, तो लिख सकते हैं x डिग्री और प्लस 4x डिग्री, डिग्री मान लीजिए, कोण है ना तो डिग्री मान लीजिए, तो x डिग्री प्लस 4x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 कितना हो जाएगा 5x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों 5, तो 5 को कटा दीजिए, तो 5 यही हो जाएगा 15, फिर 5 6 30, यानी 36 डिग्री निकल कर आ जाएगा, यानी x डिग्री का जो मान होगा वो कितना निकल कर आएगा 36 डिग्री। अब बोला इसमें कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज की की संख्या क्या करेंगे बाएं कोण से निकाल लेंगे। तो बाएं कोण कौन था, एक है ना, एक क्या था आपका बाएं कोण, तो x डिग्री बाएं कितना निकल कर आया है, x डिग्री का मान निकल कर आया है 36 डिग्री। अब फिर वही बात कि किसी बहुभुज के सभी बाएं कोणों के मापों का टोटल योग कितना होता है तो वो होता है दोस्तों 360 डिग्री। तो क्या करेंगे कि 360 डिग्री में हम इसके एक बाएं कोण से भाग दे देंगे, एक बाएं कोण पता चल गया, क्योंकि दोस्तों ये कैसा है आपका समबहुभुज है ना, तो इसलिए एक बाएं कोण से भाग देंगे। तो 360 डिग्री को 36 से भाग दे दीजिए, कितना मान कटेगा 36 दहा में 360 डिग्री, और इसलिए n का जो मान है वो 10 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका आप क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो 14वां प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि 14वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न तो आपसे कहा जा रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, बाप रे विकर्ण की संख्या इसमें दिया है, कौ गो 27 गो, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, टोटल कितना दिया है 27 विकर्ण भुजाओं की संख्या पूछा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या का निर्धारण हम लोग इस सूत्र की सहायता से करते हैं, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, और ये किसके बराबर है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या दिया कितना है बहुभुज में 27 गो, लिख सकते हैं इसे 27। बोलिए समझने वाली बात है कि इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे 27 के बराबर कर देंगे, क्योंकि विकर्णों की संख्या का जो निर्धारण है वो इसी सूत्र से किया जाता है, इसी सूत्र की सहायता से 27 को विकर्ण निकला होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं ना। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो सकता है आगे, ध्यान समझिएगा, देखिएगा 27 को तो ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 3, और 27 दूनी हो जाएगा 20 दूनी 40, 7 दूनी 14, यानी कि हो जाएगा 54, 27 दूनी हो जाएगा 54। ठीक है, फिर क्या करेंगे n को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n को 3 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन 3n और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 54। ठीक है, फिर देखिए एन स्क्वायर माइनस 3n और 54 है तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 54 माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस इधर ट्रांसफर कर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड जानते हैं तो वो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझाते हैं आप लोग को। देखिए क्या करते हैं, इसका गुणन कितना है, इसका गुणन कितना है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1 को गुणा करते हैं 54 से, क्या करेंगे 54 से 54 को तोड़ देंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको 3n मिलना चाहिए, मतलब 3 मिलना चाहिए, n रख देंगे अपना मन से, मतलब 3 मिलना चाहिए। कैसे, तो 54 को तोड़िए, 54 को तोड़ सकते हैं तो 9 छके 54, 9 छके 54 या 6 9 54 हो सकता है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए तो ये 9 और 6 की सहायता से 3 मिल सकता है, कैसे बताइए तो 9 और 6 की सहायता से 3 मिल सकता है, कैसे, घटाने से। तो घटाएंगे, घटाना इस प्रकार से कि इसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए माइनस पर। तो क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम लोग चिन्ह बड़ा कर देंगे, बड़ा वाला का -9 प्लस 6 तो घटाएंगे तो कितना निकल करेगा, -3 है ना, बताइए। अगर हिजा कर देते 9, हिजा कर देते -6 तो 9 में 6 जाता तो निकल गया था 3, जबकि है क्या चीज, माइनस है, -3n, लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, बस दिमाग से काम करना है। तो -9 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, तो लिख सकते हैं एन स्क्वायर और -3n का मान कितना निकल कर आया है, तो लिख सकते हैं -9n प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 9, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं प्लस 6 बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा n माइनस 6 9 54 तो हो जाएगा बराबर में 0। फिर इसको एक में रख लीजिए तो हो जाएगा n प्लस 6 इंटू हो जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समानता के नियम से हो सकता है n प्लस 6 बराबर 0 तथा n माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए जो भुजा की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक होगा ही नहीं भुजा की संख्या। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 6 है वो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे कि यह भुजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है -9 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +9, तो ये बिल्कुल भी आपका होगा, यानी कि भुजाओं की संख्या टोटल कितनी होगी, 9 होगी। कितने विकर्णों वाले बहुभुज में, तो 27 विकर्णों वाले बहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या 9 होगी, यानी 9 भुजा वाले बहुभुज में हम लोग टोटल 27 को क्या कर सकते हैं, विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं करके देखिए ना, देखिए n का मान है ना 9, फिर 9 माइनस 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो दोस्तों 9 में 3 जाएगा तो 6, अब बटा में हो जाएगा 2, 6 को 2 से घटाएंगे 2 3 6 9 3 27 आ गया ना बराबर, इस तरीके से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न पर। तो 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप लोग दोस्तों 15वें प्रश्न को देखिए और इसको समझिए कि 15वें प्रश्न में आपसे कह क्या रहा है, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। तो दोस्तों 15वां प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, दो नियमित बहुभुजों में, नियमित करने का मतलब कि सम बहुभुज, ठीक है, दो नियमित बहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। यदि उनके आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 6 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें क्या था, अनुपात के रूप में था, यहाँ आपको अंतर के रूप में है यानी घटाव के रूप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं दो को समबहुभुज है ना, तो पहला समबहुभुज को लिख सकते हैं n1 और n1 को मान सकते हैं टोटल भुजाओं की संख्या कितना, मान के चलते हैं कि दोनों समबहुभुजों के जो भुजाओं की संख्या है वो क्रमशः 5x और 4x के अनुपात में है, मान लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला समबहुज है उसके टोटल भुजाओं की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर तो 5x निकल कर आ जाएगी, और जो दूसरा समबहुज है उसके टोटल भुजाओं की संख्या कितनी निकल कर आएगी, तो 4x निकल कर आ जाएगी। अब फिर क्या पूछ रहा है कि यदि उनके आंतरिक कोणों, तो आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, उनके सभी अंतःकोणों के मापों के योग में उनके टोटल भुजाओं की संख्या से क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, निकल जाएगा उनके प्रत्येक अंतःकोण की माप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अंतर बोला है ना, दोनों समबहुजों के प्रत्येक आंतरिक कोणों का जो अंतर है वो कितना है, 6 डिग्री है। तो दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए n1 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाटा में n1, बताइए हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग हम लोग निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री के सूत्र से निकालते हैं ना। अब पहला बहुभुज है तो n1 यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। और फिर क्या चीज बोला है आप से, अंतर, अंतर बोला है, अंतर मतलब होता है घटाओ माइनस। फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर n2 माइनस 2 इंटू हो जाएगा 180 डिग्री, अब बटा में n2 लिख सकते हैं यहाँ पर n2। इन दोनों का अंतर कितना है, आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 डिग्री।
आगे समझदार है। देखिए बनाते हैं, आप लोग समझिए, खाली ध्यान से इसको समझते रहिएगा। देखिए दोस्तों कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान रखिए था, मान कितना दिया है 5x, तो लिख सकते हैं 5x माइनस 2 आए गुणे हो जाएगा 180 डिग्री। अब बटा में हो जाएगा नीचे 5x। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, n2 कितना दिया है तो 4x, तो लिख सकते हैं 4x माइनस 2 n2 हो जाएगा 180 डिग्री। अब बटा में n2 का मान कितना दिया है तो लिख देंगे यहाँ पर 4x, अब बराबर हो जाएगा कितना तो 6 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ करता है तो कटाइए तो ध्यान से, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 180 5 से कट जाएगा, कटेगी तो कितना बार में तो 5 3 आई 15 और 5 6 30 यानी 36 डिग्री बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 36 डिग्री आई इंटू 5x माइनस 2 अब बटा में कितना हो जाएगा तो x माइनस, यहाँ पर दोस्तों कटाइए। देखिए 180 डिग्री है ना, तो कटाएंगे 4 से, तो 4 से कटाइए तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 5 20 45 में क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में, देखिए दोस्तों 45 डिग्री आई इंटू 4x माइनस 2 अब बटा में कितना बच जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। ये होता है कैसा स्मार्ट तरीका, एक होता है हार्ड तरीका। अब आप लोग क्या करते हैं जाने लॉसा निकालते हैं 4 5 20 फिर गुड़ा करते हैं, ताल मेल करके उतना भाग चला कितना टाइम लग जाता है उतना करने में। अब क्या करते हैं हम लोग 36 को 5 से गुणा करते हैं तो 36 बचे, तो 36 में से कितना होगा, अरे 36,360 होगा, आधा कितना होगा 180 लिखेंगे डायरेक्ट 180 डिग्री x है। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री माइनस, देखिए 45 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 हासिल आएगा, 2 4 चौके 16 2 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर माइनस 45 दूनी कितना हो जाएगा तो 90। आज 100 के नीचे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग x को लिख सकते हैं क्योंकि हर समान है तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग का ना, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से, हाँ देखिए प्लस 180 डिग्री x है, यहाँ पर माइनस 180 डिग्री x है, कटेगा, अरे कटेगा तो क्या करेंगे ये दोनों के कटा देंगे। जब कटा देंगे तो क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, देखिए ध्यान से माइनस 72 डिग्री और यहाँ पर कितना हो चुका है दोस्तों माइनस 90 डिग्री। तो एक सेकंड ध्यान से रुकिएगा, ध्यान से आप लोग समझने प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर 45 दूनी जो 90 है वो प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है, बाहर का चिन्ह माइनस है, तो जब हम बाहर में निकालेंगे तो इसके अंदर का चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस चेंज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 72 8 80 10 90 यानी 18 डिग्री। तो लिख सकते हैं 18 डिग्री बराबर x को 6 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6 डिग्री x। ठीक है, अभी ना कि 6x डिग्री डाल दीजिए तो गलती हो जाएगी, लबा लबा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 6 पर डिग्री है तो x पर कहाँ से आई, मुँह में से जाइए ना ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 18 कटा दीजिए 6 से, कितना बार में 3 बार में 6 तारीख 18, तो इसलिए दोस्तों देख सकते हैं आपका जो x का मान है वो कितना निकल कर आ चुका है, तो x का मान निकल कर आ चुका है 3। अब ये 3 क्या करेंगे हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, तो n1 का मान निकल कर आ जाएगा कितना, देखिए n1 का मान यहाँ पर 5 3 आई 15 है ना, n2 का मान कितना निकल कर आएगा 4, x का मान कितना निकला है 3 ना, तो 4 3 आई 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों 15 12। ठीक है, यानी पहला समबहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15 और दूसरा समबहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या हो जाएगी 12। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन राइट वाला कौन होगा, तो यहाँ पर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी 15 12। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इस वीडियो में मैंने आपको बहुभुज से संबंधित काफी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 15 ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैंने दोस्तों रिप्रेजेंट किया है। ये आपके दोस्तों बहुत यूजफुल होंगे एग्जाम के लिए, कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव या कोई भी जनरल अगर दोस्तों एग्जाम अगर निकालते हैं तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। अगर आप इनमें बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आप बढ़िया से निपुण हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, तो आप दोस्तों बिल्कुल सरलता पूर्वक एग्जाम हॉल में आप इनका सिलेक्शन जो इसका आंसर होगा उसका बिल्कुल तरीके से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन आप बनाने को बना दीजिएगा, ऐसा नहीं हम ही को बनाएंगे, आप बना सकते हैं, लेकिन हमको इतना कम टाइम में बनाना है, इतना दोस्तों हमको कंप्रेस टाइम बनाना है कि दोस्तों काफी उसके बारे में कोई सोच भी ना सके, इतना कम टाइम में आपको बनाना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल बहुभुज से पूछा जाएगा, बहुत सारे मैथ के दोस्तों तथ्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुभुज से, चतुर्भुज से, आपको लाभ हानि से, चक्रवृद्धि ब्याज से, आपके दोस्तों क्षेत्रमिति से, बहुत सारी चीजों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब में आपको उतना ही ट्रेंड होना है जितना ट्रेंड आप इसमें अभी आज हुए हैं, और ना हुए हैं तो मैं आप लोगों को दोस्तों इसी प्रकार से आपके हर
चैप्टर के लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा और उसमें दोस्तों आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें ट्रेंड हो जाएगा। अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा, अभी से अपने आप को मजबूत बनाइएगा, तो आगे जाकर दोस्तों अगर कोई भी अगर आपको एग्जाम अगर देना होगा आपको मतलब निकालने के लिए, तो दोस्तों आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके एग्जाम को आप दे सकते हैं और आप पहले ही बार में आप सफल भी हो जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ जाना होगा और आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग मैथ का सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।